For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड के बारे में। देखिए, आपने सुना होगा कि एलिमेंट्स को दो मेन कैटेगरी में बांटा जाता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स किसे कहते हैं? ऐसे एलिमेंट जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको मेटल्स कहते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता होती है, उनको हम मेटल्स कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मतलब क्या है इस बात का? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर रहे हैं, इसीलिए उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है। अब दूसरी तरफ जो दूसरी कैटेगरी बनती है वो है नॉन मेटल्स की। ऐसे एलिमेंट को हम नॉन मेटल कह सकते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज वालों के लिए क्या नाम होना चाहिए? दूसरा वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्लियर? इसका क्या मीनिंग होता है? देखिए, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं उसको तो हमने बोल दिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, लेकिन जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की क्षमता नहीं दिखाते हैं, कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, मींस नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो शॉर्ट में बात ये निकल कर आती है, कुछ एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके बेसिस पर हमने मेटल और नॉन मेटल दो मेन कैटेगरी बनाई हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कंपाउंड की। कंपाउंड किसे कहा जाता है? जब कुछ एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, जब कुछ एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड को बेसिकली आप दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कंपाउंड्स को आप जनरली दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड को बनाने के लिए मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करती है। तो आयनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड विच विल बी फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल। इसके जस्ट अपोजिट कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड उन कंपाउंड को कहा जाता है जब नॉन मेटल रिएक्शन करती है नॉन मेटल के साथ। हम सबसे पहले डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं कि कंपाउंड की दो कैटेगरी क्या है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, और वो दो कैटेगरी क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयोनिक कंपाउंड, इसके जस्ट अपोजिट कोवैलेंट कंपाउंड। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड। डिफरेंस क्या है इसमें? सबसे पहले डिफरेंस में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग को लेकर हम, इसके डेफिनेशन को लेकर हम फर्स्ट डिफरेंस तैयार करने वाले हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या बताएंगे? देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयर इज अ sharing of electrons. There is a gain or loss of electron. There is a sharing of electron. Number second,
formed when metal react with नॉन मेटल। ये कब फॉर्म होते हैं? जब मेटल रिएक्ट करती है विद नॉन मेटल्स के साथ। दूसरी तरफ formed when non-metal react with non-metal। ठीक है। नंबर थर्ड डिफरेंस देखिए, नंबर थर्ड में आपको क्या बताना है कि आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं आयनिक सॉल्वेंट में। डिसॉल्व इन आयनिक सॉल्वेंट। dissolve in covalent solvent। यहां पर आप इसका एग्जांपल डालेंगे कि आयनिक सॉल्वेंट क्या है और कोवेलेंट सॉल्वेंट क्या होते हैं। सच एज वाटर को बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट लेवल का आयनिक सॉल्वेंट माना जाता है जिसमें आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं। दूसरी तरफ कोवेलेंट सॉल्वेंट के लिए जब आप एग्जांपल डालेंगे तो याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ईथर, बेंजीन एटसेट्रा। नंबर फोर्थ डिफरेंस में आप बॉन्डिंग का जिक्र कर सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है इन कंपैरिजन आयनिक कंपाउंड में पाए जाने वाले बॉन्ड की तुलना में। आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर covalent bond weaker than ionic bond। क्लियर। नंबर फिफ्थ, आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? आयनिक कंपाउंड जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा। इसके जस्ट अपोजिट कोवेलेंट कंपाउंड के लिए एग्जांपल क्या डालेंगे आप? Cl2, CH4, C2H6 एटसेट्रा। ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस काफ़ी सारे होते हैं लेकिन आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ज़रूर याद रखिएगा
कि कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है जब कुछ एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, लेकिन यहां पर दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन उनसे पहले आपको डिस्कस करने से पहले मालूम होना चाहिए मेटल्स किसे कहते हैं और नॉन मेटल्स किसे कहते हैं। मेटल्स के लिए मैंने आपको बताया मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नेचर में, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नेचर में। पता कैसे चलता है इस सब बात का, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए। और जब आप कैल्शियम को चेक करते हैं एग्जांपल के तौर पर, तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2। वहाँ पर प्लस चार्ज लगा हुआ है। इस प्लस चार्ज का मतलब है कि कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करते हैं क्लोरीन से, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मींस 1 वैलेंसी होती है माइनस में। तो माइनस प्लस डिसाइड करता है मेटल या नॉन मेटल। ठीक है, तो हमने अभी डिफरेंस में क्या देखा, आयनिक कंपाउंड, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि देयर इज अ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, गेन और लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं कि कोई 2 व्यक्ति हैं, वो 2 व्यक्ति मिलकर कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, और कुछ भी XYZ कोई भी कंपनी खोलना चाहते हैं, और ये भी मान लेते हैं कि उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उनको 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी। 100 रुपीज़ में तो कुछ नहीं होता है, पर हम एग्जाम्पल समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कोई 2 व्यक्ति आपस में मिलकर क्या करना चाहते थे, एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते थे, जिस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो नंबर फर्स्ट व्यक्ति ने क्या किया, 50 रुपीज़ उसके पास थे। नंबर सेकंड उसके पास भी 50 रुपीज़ थे। तो वो क्या करेंगे, 50-50 रुपीज़ को पार्टनरशिप में अपने आप को शामिल करेंगे और एक कंपनी को तैयार करेंगे और उसको स्टार्ट कर देंगे। तो किसी कंपनी को खोलने के लिए 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट थी और 2 व्यक्ति अवेलेबल हैं, दोनों के पास 50-50 रुपीज़ हैं। तो बेसिक सी बात है, इस कंपनी के 2 ओनर होंगे और जो भी फायदा होगा नुकसान होगा वो 50-50% के हिसाब से शेयर हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं, कोवेलेंट कंपाउंड में। कोवेलेंट कंपाउंड में सेम इसी तरीके से होता है। देखिए आप एग्जांपल को चेक कीजिए जरा, क्लोरीन, 2 क्लोरीन है यहाँ पर हमारे पास, तो एक क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, दूसरे क्लोरीन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ना तो वो दे रहा है उसको, ना ही वो दे रहा है दूसरे वाला। ठीक है, तो दोनों मिलकर यहां पर क्या होता है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, गेन और लॉस नहीं होता है। अगर आप चेक करेंगे CH4 को, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। और यहां पर 4 हाइड्रोजन उसके साथ पार्टनरशिप में आ रहे हैं, क्योंकि हर एक हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन के बेस पे शेयरिंग करेगा। ठीक है, फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, कार्बन को अपनी सेकंड शेल को कंप्लीट करना था, जिसके लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। 4 उसके पास पहले से हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन उसको एज अ शेयरिंग के तौर पर चाहिए थे। तो हर एक हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि टोटल 4 हैं, तो शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से कार्बन का भी काम पूरा हो जाएगा और हाइड्रोजन की भी शेल कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल इनकम्प्लीट है, K शेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 1 है उनके पास। तो यहां पर जितने भी एग्जांपल्स आते हैं उन सभी में शेयरिंग का केस होता है। आप समझ गए होंगे कि कोवेलेंट कंपाउंड में शेयरिंग किस तरीके से होती है। ठीक है, याद रखिएगा गेन और लॉस नहीं होता है। दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा हुआ यहां पर, पहले कोवेलेंट को क्लियर कर लेते हैं। फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल। यहां पर क्या होता है, नॉन मेटल से रिएक्शन करती है। जैसे कि आपको Cl2 को देखकर पता चल पा रहा होगा, C2H6 को, CH4 को, N2, O2, H2, S2, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी इसी लिस्ट में आते हैं। तो यहां पर हमारे पास नॉन मेटल से रिएक्शन करते हैं, ये दूसरे पॉइंट में हमें पता चला। तीसरा पॉइंट, डिसॉल्व इन कोवेलेंट सॉल्वेंट। जो जैसा होता है वो उसी के साथ या अपनी जैसी नेचर के साथ ही बॉन्ड बनाता है। ये टॉपिक की बात चल रही है, ठीक है ना। अगर आप जनरल लाइफ में भी इसको अप्लाई करेंगे तो सेम ही कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। अब कोवेलेंट सॉल्वेंट क्या है, एग्जाम्पल में यहां पर हमने लिखा हुआ है ईथर, बेंजीन, अल्कोहल और इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो ये सभी कोवेलेंट सॉल्वेंट होते हैं। कोवेलेंट सॉल्वेंट में कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया यहां पर उसको, डिसॉल्व इन अ कोवेलेंट सॉल्वेंट सच एज, ये एग्जांपल। कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है थोड़ा वीक होता है इन कंपैरिजन किसके, आयनिक वालों के। नीचे फिर लास्ट में एग्जांपल्स डले हुए हैं
कि कोवलेंट कंपाउंड जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, Cl2 ये सब जो भी हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, गेन और लॉस होता है। गेन और लॉस से मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने एग्जाम्स देने जा रहे हैं और आप अपने साथ 3 पेन लेकर जा रहे हैं, 2 ब्लैक और 1 ब्लू, ठीक है। और लेकिन आपको मालूम है कि भाई 1 ब्लैक और 1 ब्लू आपके लिए सफिशिएंट है और आप उससे काम भी कर पा रहे हैं, तो 1 ब्लैक पेन आपके पास एक्स्ट्रा था, ठीक है। तो आपका जस्ट सामने की साइड जो बच्चा बैठा हुआ है, जस्ट आगे की तरफ जो बच्चा बैठा है, एग्जाम दे रहा है, तो उसका ब्लैक पेन डैमेज हो गया है, तो अब उसे ब्लैक पेन की रिक्वायरमेंट है और आपके पास 1 ब्लैक पेन एक्स्ट्रा है, तो आपके पास देने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो ह्यूमन नेचर होता है, जो बेस्ट नेचर होता है, आप अपना ब्लैक पेन उसको दे देंगे कि भाई ये तुम इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि मेरे काम के लिए मेरा ब्लैक पेन अलग से है, मैं उसको यूज कर रहा हूं, तो वो उसको यूज करेगा, है ना। तो यहां पर ये सिचुएशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपके पास कुछ देने लायक था, आपने उसको दिया, ठीक है। तो आप क्या हुए, मेटल, लेकिन उस बच्चे ने, उस व्यक्ति ने उसको लिया क्योंकि उसके पास वो चीज नहीं थी, ठीक है, मिसिंग थी या जो भी है, डेफिशिएंसी थी उस चीज की या कुछ कमी थी, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति को एज अ नॉन मेटल। क्लियर। तो मेटल जो लॉस कर रहा है, नॉन मेटल जो ले रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, गेन और लॉस हो रहा है। फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल, ये वो एलिमेंट है जो इसको बनाने में शामिल है, क्योंकि मेटल लॉस करेंगे, नॉन मेटल उसको गेन करेंगे। डिसॉल्व इन आयनिक सॉल्वेंट, बेस्ट आंसर वाटर। आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो काफी स्ट्रांग होता है, गेन और लॉस की वजह से जो बन रहा है। और एग्जांपल क्या होगा इसमें, आयनिक कंपाउंड के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे डिफरेंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम समझने जा रहे हैं कि आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। फॉर्मेशन ऑफ आयंस भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि जैसे आप मैग्नीशियम आयन की फॉर्मेशन दिखाइए, कैल्शियम आयन की फॉर्मेशन दिखाइए, सोडियम आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है ना। ये सब मेटेलिक पार्ट के लिए था। एक दूसरा आपके पास नाम आता है नॉन मेटल सेक्शन के लिए, जैसे आपको क्लोरीन आयन की फॉर्मेशन दिखानी है ना। और दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फर आयन, है ना। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल के आधार पर आप बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन। अब देखिए जरा उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बहुत ही सिंपल वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ आयंस के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ आयंस, यहां पर भी हमारे पास 2 कैटेगरी होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैटायंस के बारे में। देन डिस्कस करेंगे हम अनायंस के बारे में। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि कैटायन और एनायंस क्या है। जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायंस होते हैं और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनायंस बोलते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं उसको ब्रैकेट में, उससे याद रहेगा हमें, ठीक है। तो कैटायंस मींस पॉजिटिव चार्ज, एनायन मींस नेगेटिव चार्ज। हेडिंग क्या है हमारे पास, टॉपिक क्या है हमारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। बहुत सिंपल होता है, ठीक है, बस आप ध्यान से देखते रहिए इसको। कैटायंस यहां पर ऐसे पार्टीशन सा कर देते हैं। सोडियम आयन, हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं, सोडियम आयन की फॉर्मेशन। अब देखिए आयन हमें बनाना है। आयन कैसे बनेगा, एलिमेंट से आयन बनेगा। कैसे बनेगा, एलिमेंट से आयन बनेगा। कैसे बनता है, उसके लिए हमें लेफ्ट साइड में
लिखना होगा सोडियम का सिंबल क्या है, और वो सिंबल क्या होता है, Na। उसके बाद हमें इसकी कन्फिग्रेशन दिखानी होती है 281। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर, 10 मींस शेल कंप्लीट है, और फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा सोडियम जो होता है सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं करेगा ये कि 10 इलेक्ट्रॉन को दान दे देगा किसी को। भाई अगर आपके पास 21 रुपीज है और आपको एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए 20 की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपके पास कितने हैं, 21, तो क्या आप किसी को 20 दे सकते हैं, 20 रुपीज दे सकते हैं किसी को, नहीं ना। आप 20 रुपीज तो अपने पास रखेंगे, लेकिन आपके पास कितने थे, 21। अगर आपको लगता है तो आप वो सिंगल रुपीज, 1 रुपए किसी को दे सकते हैं। इसी तरीके से यहां पर सोडियम भी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को ही दे सकता है। देने का मतलब यहां से निकलकर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे सिंबल डालेंगे, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है किसी को भी, जो लेगा वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हमारे पास हमें रिजल्ट लिखना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, तो बचे कितने सोडियम के पास, भाई टोटल तो 10 थे ना, कितने 10 थे हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए, और एक क्या था हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, स्टार्टिंग में जब हम एलिमेंट की बात करते हैं 11, लेकिन अब कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन वो दे चुका है ना, तो 2 और 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है। लेकिन कैसे पता चलेगा देखकर कि भाई ये किसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है या नहीं दिया है, यहां पर कुछ सिंबल आना चाहिए ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है किसी को, इसने दान दे दिया है, और दान देने वाले पर क्या रहता है, प्लस चार्ज रहता है। ये देखिए, ये हमारे पास सोडियम आयनिक फॉर्म में है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आयंस अगर पॉजिटिव है तो हम क्या बोलते हैं उसको, कैटायंस। क्लियर, सभी एग्जांपल्स को आपको इसी तरह से करना है, ध्यान रखिएगा। अब हम लेते हैं एनायंस के लिए कोई एग्जांपल। यहां हमारा सोडियम हो गया है, तो इसमें सल्फर ले लेते हैं, चलिए। सल्फर आयन, सल्फर आयन आप किस तरह से दिखाएंगे, सेम तरीका वही रखना है आपको, उसमें चेंजेस नहीं है कुछ भी। सबसे पहले आप सल्फर का सिंबल सोचेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर पता है ना आपको कितना होता है, 16 होता है, तो 286। अब 6 क्या है हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका एक रूल भी होता है, आप उसे भी ध्यान रख सकते हैं अगर आपको वैलेंसी निकालनी नहीं आती है तो, अदरवाइज तो आपको मालूम होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग 4 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, ये भी हुआ है हमारे साथ यहाँ पे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग आउटर मोस्ट शेल में 4 से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। कितने लेगा, उसके लिए हमें 8 में से रिडक्शन करके देखना होता है, ठीक है, उसके बाद पता चलता है। पर फिलहाल तो बात ये आ रही है ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। अब सोचिए जरा, इसकी कौन सी शेल का जिक्र आ रहा है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, और यहां पर कितने हैं, 6 है ना, 4 से ज्यादा है। भाई 8 का जस्ट हाफ कितना हुआ, 4 से ग्रेटर आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन 8 नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। कितने लेगा, 8 में से माइनस कर दीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, कितना आंसर आ रहा है, 2। तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की से रिक्वायरमेंट है। ये कह रहा है कि भाई कोई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, और अगर कोई ऐसा कर देता है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि अब सल्फर को क्या बेनिफिट हुआ, इसकी शेल कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये बेनिफिट है इसको। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे इसको, सल्फर पर -2 चार्ज। -2 क्यों लगाया मैंने, 2 उधार लिए ना इसने, इसीलिए 2, 8 और 8, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, क्या बताएंगे आप, 16, सीधी सी बात है। अगर कोई आपसे पूछता है सल्फर आयन का एटॉमिक नंबर कितना है, क्या बताएंगे आप, 16, बिल्कुल गलत है। पर ऐसा क्यों, भाई सल्फर तो सल्फर ही है, लेकिन आयनिक फॉर्म पूछी गई है, ध्यान से सुनिए आप, ठीक है।
क्या पूछी गई? आयनिक फॉर्म। तो सल्फर आयन का एटॉमिक नंबर 16 नहीं है। सल्फर आयन का मतलब कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, ठीक है, उधार ले चुका है। 16 तो उसके पास अपने थे, 2 और ले लिए उसने, अब 18 हो चुके हैं, 18 हो चुके हैं। तो याद रखिए इसी तरीके से सोडियम आयन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10, क्योंकि 1 दे चुका है। सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। क्लियर? तो याद रखना है आपको कि किस तरीके से यहां पर मैंने आपको आयंस के बारे में बताया है। एक प्लस वाले का एग्जांपल हमने लिया है और एक माइनस वाले के लिए। माइनस वालों को क्या बोलते हैं? अनायंस, और पॉजिटिव वालों को क्या बोलते हैं? कैटायंस। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, देखिए इसमें एग्जांपल लेते हैं हम। सोडियम क्लोराइड, हमें सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कैसे होती है? पहली बात तो यह कि कैसे पता चल रहा है कि यह आयनिक कंपाउंड है भाई? ध्यान से देखिएगा, वैलेंसी आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, वैलेंसी निकालनी भी आनी चाहिए। ध्यान रखिए, सोडियम, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज मींस नॉन मेटल या मेटल, बताइए जरा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम पॉजिटिव चार्ज दिखाता है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज दिखाता है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन कर रही है, ठीक है ना। और जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया है कि भाई ये आयनिक कंपाउंड है, पर आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन किस तरह दिखाई जाती है हमें यह समझना है। देखिए इसके लिए सोडियम थोड़ा गैप करके आप लिखेंगे यहां पर क्लोरीन। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन सोचिए जरा, 2 8 1। क्लोरीन की सोचिए, 17 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 2 8 7। यहां पर एक एक्स्ट्रा है ना, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सोडियम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है अपने पार्टनर की तरफ इस तरह से डॉट रिप्रेजेंट करेगा। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शेल कंप्लीट नहीं है ना। तो याद रखिएगा डॉट्स को टोटल कितने डॉट्स होने चाहिए? 7, क्योंकि यहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है। तो 7 डॉट्स इस तरह लगाए जाएंगे। यहां पर जो सोडियम था इसका पार्टनर, वहां से ऐसे आप एक एरो दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले भाई तू ले ले, मेरे पास तो एक्स्ट्रा है, मेरे पास जितना है मैं उससे काम चला लूंगा, लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा था तो चल तेरा भी काम चल जाएगा, तू ये इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग बन गई है। जैसे आपके साथ भी हुआ होगा एग्जाम में या कभी नॉर्मल लाइफ में, आपका कोई फ्रेंड है जो अच्छा फ्रेंड होता है, जो बहुत मुश्किल होते हैं। तो कोई अच्छा फ्रेंड आपकी हेल्प कर रहा है। मान लेते हैं आप 2 फ्रेंड ट्यूशन गए, ट्यूशन में आपका टेस्ट था, टेस्ट के दौरान आपका पेन खत्म हो गया है। तो उस दौरान उस बच्चे ने, जो आपका फ्रेंड सच में आपका फ्रेंड था, उसने आपकी हेल्प की, आपको अपना एक पेन दिया जो उसके लिए एक्स्ट्रा था। तो ये क्या हुआ? ये एक ऐसे ना बॉन्डिंग बन जाती है। तो आप सोचेंगे कि भाई ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छी नेचर है, इसने हमारी हेल्प की है, तो इन फ्यूचर लगता है तो हम भी उसकी हेल्प करेंगे, होता है ना। तो एक बॉन्डिंग हो जाती है। जनरल भाषा में बोलते हैं कि भाई इन 2 व्यक्ति के बीच में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है ना, कि इन 2 व्यक्ति के बीच में केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। मे भी आपने कहीं सुना होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इनके बीच में एक बॉन्डिंग हो गई है, गेन और लॉस। समझ पा रहे हैं? गेन लॉस, लॉस इसने किया, गेन इसने किया। हालांकि इसके लिए लॉस कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसकी शेल तो वैसे भी कंप्लीट थी, ठीक है ना। फिर इस तरीके से आप दिखाएंगे प्रोडक्ट की तरफ, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है वो, है ना, तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? +1। पता चल रहा है इसको देखकर कि हाँ भाई एक इलेक्ट्रॉन दे चुका है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम इसकी 2 और 8। मैंने बताया था ना आपको आयंस वाले केस में कितना इसका एटॉमिक नंबर बोलेंगे अगर कोई पूछता है? 10, 11 नहीं बोलना है। जो माइनस वाला होता है
उसको आप इस तरीके से दिखाएंगे यहां पर। क्लोरीन 7 डॉट्स थे इसके पास अपने खुद के, और 1 डॉट इसने कहां से लिया है? सोडियम से लिया है। तो टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। -1 लगाएंगे। -1 का मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। किससे लिया है? सोडियम से लिया है। कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास तरीका था फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए कि किस तरीके से NaCl की फॉर्मेशन देखी जा सकती है। आप यहां पर बॉन्डिंग भी दिखा सकते हैं कि सोडियम और ये क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड यहां पर देखा जा रहा है। क्लियर? अब हम इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं Al Cl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, तो 3 एक्स्ट्रा है। क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन यहां पर कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। एल्यूमिनियम कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे आप, 13 होता है ये, तो 2 8 3 ये कॉन्फ़िगरेशन है। 3 एक्स्ट्रा है इसके पास, ध्यान रखिएगा। 3 डॉट लगाएंगे आप। क्लोरीन, अब देखिए इसको 2 तरीके से किया जाता है। या तो आप 3 अलग अलग क्लोरीन लिख दीजिए, सबके पास 1 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होता हुआ दिखा सकते हैं हम, या फिर एक ही क्लोरीन को लिखिए और यहां पर उसको थ्राइस कर दीजिए। बात सेम है, जैसे भी आपको ठीक लगे कर सकते हैं आप। तो मैंने यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। 7 डॉट्स मैंने दिखाए हैं यहां पर, क्योंकि क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 8 7। इस तरह से आप एरोस डाल दीजिएगा कि भाई ये शिफ्ट हो रहे हैं ऐसे। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इसलिए +3 आ गया चार्ज। कॉन्फ़िगरेशन कितनी दिखाएंगे आप? 2 8। क्लियर? क्लोरीन 7 डॉट उसके पास अपने खुद के थे, 1 क्लोरीन के पास, 1 डॉट उसने किससे लिया? एल्यूमिनियम से। लेकिन ये क्लोरीन लेने वाला सिर्फ अकेला नहीं था, 3 थे। ठीक है ना? तो इसके लिए भी 2 ऑप्शन होते हैं, आप या तो यहां पर 3 लगा दीजिए या फिर बीच में भी लगा सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहां पर नीचे की तरफ दिखा रहा हूं उसको। -1 2 8 8। हमारे पास कंपाउंड तैयार हो गया है कि आयनिक कंपाउंड किस तरह से बनाए जाते हैं। अब हम फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में कि कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे दिखाई जाती है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा है Cl2 क्लोरीन। देखिए कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब है कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। क्लोरीन क्लोरीन, ध्यान से देखिएगा कितनी कन्फिग्रेशन होती है इसकी? 2 8 7। सेम इसी तरीके से दिखाएंगे आप 2 8 7। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहां पर? 7। यहां पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। जब आप इसको फाइनली प्रोडक्ट की तरफ दिखाएंगे तो ये प्लस साइन मत लगाइएगा। Cl Cl ध्यान से देखते रहिए भाई किस तरह से बनाया जा रहा है। अब यहां पर क्या होता है? शेयरिंग होगी, है ना? शेयरिंग किस तरीके से? देखिए सर्कल्स के जरिए दिखाया जाता है यहां पर। तो इस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद थे, अपने थे, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे क्लोरीन से शेयर कर लिया है। ये वाला क्लोरीन भी ऐसे ही करने वाला है। तो ये हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर तैयार हो गई है।
Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर, इसको डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है और कन्फिगरेशन तो आप समझ ही गए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था Cl2। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। C2H6, इसको क्या बोलते हैं? इथेन। देखिए इथेन की फॉर्मेशन कैसे दिखाएंगे इसमें, बल्कि आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं उसको। एक सिंपल प्रोसीजर होता है इसका। कितने कार्बन है यहां पर हमारे पास? 2 कार्बन है, ठीक है। और आपको मालूम है कि हर एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ने की कैपेसिटी दिखाता है? 4 कार्बन से जुड़ने की क्षमता दिखाता है, 4 कार्बन हो या वो 4 हाइड्रोजन हो। तो इस कार्बन के पास 4 डॉट दिखाएंगे आप इस तरीके से, सेम इस तरीके से यहां पर भी आपको दिखाना है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यहां पर कितने हाइड्रोजन लगाएंगे आप? 3, क्योंकि 3 इधर आ चुके हैं और 3 हमारे पास यहां पर आते हैं। अब देखिए सर्कल हमें कंप्लीट करना है। ध्यान से सोचिएगा, कार्बन के पास 4 डॉट खुद के थे और बाकी उसने 4 आसपास से शेयर कर ली हैं। तो सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। डॉट एज अ इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने सर्कल बनाया इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे, 3 डॉट एज अ इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन से शेयर हो गए, और जो 1 डॉट है वो दूसरे कार्बन से शेयर हो गया है। इसी तरीके से ये दूसरा सर्कल मैंने बनाया, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन वाले सर्कल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही डॉट होते हैं। इसको ध्यान से बनाइएगा आप। तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई डिज़ाइन बन गया, कोई फूल वूल से बन गए। फूल नहीं बने ये ठीक है। और यहाँ पर मैंने C2H6 की स्ट्रक्चर बनाई है। कोई अगर आपसे बोलता है कि भाई कोवलेंट कंपाउंड के एग्जांपल्स को बताइए, आप डॉट स्ट्रक्चर दिखाइए, तो बहुत ईजी है। ये उसका तरीका है जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। इथेन, C2H6 का नाम क्या होता है? इथेन। वो हमारी सेपरेट वीडियो जो IUPAC पर आने वाली है तो उसमें डिस्कस किया जाएगा। पर आप याद रखिएगा C2H6 की स्ट्रक्चर किस तरह बनाई है। चलिए फटाफट से एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। N2, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर सोचिए आप फटाफट से, कितना होता है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही आंसर, आंसर बहुत सही बताते हैं आप। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। कितना होता है? 7। कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, सेम इस तरीके से 2 और 5। जो शेयर करने वाले हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं? नंबर 5। तो 5 में कितने की कमी रह गई कंप्लीट होने में? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है। और जितने इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, लाइन ध्यान रखिएगा, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन को यहां पर इस्तेमाल करना है एक नाइट्रोजन के लिए, है ना। तो 5 में से 3 डॉट इसके पार्टनर की तरफ, जो 2 बच रहे हैं उनको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से यहां पर भी करना है आपको। 5 में से 3 डॉट इसके पार्टनर, इसका पार्टनर कहां है? ऊपर थोड़े ना है, इसका पार्टनर इधर आ रहा है, तो इसलिए आप 3 डॉट इधर लगाएंगे और जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी मर्जी से। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के और 3 नियर बाय नाइट्रोजन से, ये शेयरिंग हो गई है। क्या कह रहे हैं आप? इसमें भी फूल बना दिया है। भाई ये स्ट्रक्चर ही ऐसी होती हैं, है ना। तो फूल नहीं है ये N2 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर। अगर आप बॉन्डिंग वाली स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप ऐसे दिखाएंगे। 2 एलिमेंट जो होते हैं उसमें लेफ्ट राइट से जो एक एक डॉट होता है उसके मिलने से एक बॉन्ड बनता है। यहां पर 3-3 डॉट आ रहे हैं ना, देखिए 3 बॉन्ड बना दिए मैंने। भाई 6 डॉट है ना शेयरिंग के लिए, 3 इधर से और 3 इधर से। और मैंने आपको अभी बताया कि 2 डॉट मिलकर एक लाइन बनाते हैं, मींस एक बॉन्ड बनाते हैं।
तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो आप कह सकते हैं कि N2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्डिंग होती है? ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको बोलते हैं। उसके बाद हमने लिया कि आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है वो हमने करीब 5 डिस्कस किए हैं। 5 डिफरेंस हमने डिस्कस किए आयनिक कंपाउंड के लिए और कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। उसके बाद हमने लिया फॉर्मेशन ऑफ आयंस, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कुछ एग्जांपल्स के जरिए मैंने उसे क्लियर किया। नेक्स्ट और लास्ट हमने स्टार्ट किया फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर? तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा रिलैक्स होकर, और जो आपने रजिस्टर बनाया हुआ है साइंस वर्ड के नाम से, उसमें ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा। क्लियर? और वीडियो देखते रहिए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में सिंपल डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं। थैंक्स बच्चों, वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद।